हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे 29 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आज से हम पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो आज हम 28 मई 2022 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं फटाफट अंदाज में। तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस उपन्यास ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो उस उपन्यास का नाम है टॉम ऑफ सैंड, यानी इसे हिंदी में बोला जाता है रेत समाधि। और रेत समाधि जो है वो किसकी रचना है, किसका उपन्यास है? तो याद रखिएगा, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 23 पदक जीते। किस राज्य ने अगले 5 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया है? त्रिपुरा ने। नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? 25 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत यानी सर्वे शिप का नाम क्या है, जिसे 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया है? निर्देशक। भारतीय मूल की राजनेता मोहिंदर के मिधा किस देश की पहली दलित मेयर बन गई हैं? यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 15 से 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? आंसर है इसका बांग्लादेश। तो दोस्तों, ये 28 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनको हमने रिवाइज किया है। अब आपके सामने आज के क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की। ठीक है, तो उन्होंने यानी उनकी कैबिनेट ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि जो यूनिवर्सिटी होती है उसका जो वाइस चांसलर यानी कुलपति जो होता है वो होता है कौन? राज्यपाल। लेकिन ममता बनर्जी के कैबिनेट ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि अब राज्यपाल की जगह जो यूनिवर्सिटी होंगी उनके कुलपति कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये विधेयक कहां पर पारित होने की तैयारी चल रही है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जानकारी किसने दी है? तो पश्चिम बंगाल के जो शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है ब्रत्य बसु, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि अब जो यूनिवर्सिटी होंगे उनके जो कुलपति होंगे वो राज्यपाल की बजाय कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ है। तो अभी वर्तमान में तो ये सभी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं पश्चिम बंगाल में उनके कुलपति यानी वाइस चांसलर हैं ही। लेकिन अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो दोस्तों, राज्यपाल के स्थान पर जो मुख्यमंत्री होंगे वो विश्वविद्यालयों के कुलपति होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। पश्चिम बंगाल में 36 यूनिवर्सिटी संचालित हैं, जिनमें से दोस्तों 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। पिछले महीने दोस्तों तमिलनाडु ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें राज्य सरकार को यूनिवर्सिटी में कुलपति नियुक्त करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की सरकार है तो उन्होंने एक विधेयक पारित किया था जिसमें यह कहा था कि जो राज्य सरकार होगी यानी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो किसी भी यूनिवर्सिटी में कुलपति को नियुक्त कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो नोट करते जाइएगा। बात आई है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनते जाइएगा। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और कौन सा राज्य है दोस्तों? असम। इसके अलावा भूटान की सीमा भी किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से। और नेपाल की सीमा भी किससे लगती है?
पश्चिम बंगाल से। तो ये पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ है। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़। तो ये पॉइंट जो है नोट करिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार और बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक समझौता किया है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उसने और बीपीसीएल ने अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसने उत्तराखंड की सरकार के साथ अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा को लेकर के एक प्रोजेक्ट पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, उत्तराखंड की बात आई है दोस्तों, तो उत्तराखंड के बारे में याद रखिएगा कि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ स्टेट है और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। चीफ मिनिस्टर कौन है? याद रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गुरमीत सिंह है। कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, ये सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं और इसकी सीमा नेपाल से लगती है। और दोस्तों ऊपर की तरफ यानी उत्तर में इसकी सीमा चाइना से भी लगती है। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों 700 चौके लगाने वाला आईपीएल के इतिहास में पहला खिलाड़ी जो है वो कौन है? शिखर धवन। कौन है दोस्तों? शिखर धवन। तो शिखर धवन ने अभी हाल ही में 700 चौके लगाए हैं किसमें? आईपीएल के इतिहास में। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा कि जो आईपीएल है उसमें शिखर धवन किस टीम से खेलते हैं? पंजाब किंग्स से खेलते हैं। ठीक है, और यह कारनामा उन्होंने यानी 700वां जो चौका है उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है उसमें लगाया है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, जेएसडब्ल्यू समूह ने हाल ही में किसे जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म का सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों जेएसडब्ल्यू का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म। तो उसके सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उसके सीईओ बने हैं कौन? गौरव सचदेवा। कौन बने हैं दोस्तों? गौरव सचदेवा। जेएसडब्ल्यू समूह की बात आई है तो इसके संस्थापक कौन है? सज्जन जिंदल। कौन है दोस्तों? सज्जन जिंदल। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सिरोई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया है? तो वह कौन सा स्टेट है जहां पर सिरोई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो जो सिरोई लिली है यह एक प्रकार का फूल है और मणिपुर का स्टेट फ्लावर भी क्या है? सिरोई लिली। तो दोस्तों इसके संरक्षण के लिए और इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो सिरोई लिली है ये खासकर मणिपुर में ही पाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो प्रजातियां हैं वो अन्य प्रदेशों में कम मिलती हैं, इसकी जो प्रजाति है वो मणिपुर में ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा कौन है? एन बीरेन सिंह है। राजधानी इम्फाल है और राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। ठीक है, मणिपुर की अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन कौन से राज्य हैं जो मणिपुर की सीमा को शेयर करते हैं? तो मिजोरम, असम और नागालैंड जो हैं वो मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं और मणिपुर की सीमा जो है वो म्यांमार से भी लगती है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें सभी दोस्तों को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां हुआ है? ठीक है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। तो दोस्तों नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 का जो आयोजन है वो किया गया है तिरुअनंतपुरम में। तो केरल का जो शहर है तिरुअनंतपुरम, वहां पर नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया है। यानी यहां पर जितने भी देश के जो महिला विधायक हैं उनका एक सम्मेलन हुआ है
तो ये कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम में, और इसका उद्घाटन किसने किया है? रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है दोस्तों, उद्घाटन कब किया गया है? 26 मई 2022 को। तो केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तो वहां पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 की थीम क्या है? पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ये पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस 2022 की थीम क्या है? तो पावर ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, ये पहला इस प्रकार का सम्मेलन है। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यों की जो महिला विधायक हैं, महिला मंत्री हैं, और दोनों सदनों के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में संविधान और महिला अधिकार, भारत की आज़ादी में महिलाओं की भूमिका, और महिला अधिकार और कानूनी अंतराल जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। तो ये पॉइंट जो है नोट करिएगा। बात आई है दोस्तों केरल की। तो केरल जो है वो दक्षिण का स्टेट है एक, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? पिनाराई विजयन है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक है और तमिलनाडु है। और इसकी सीमा यानी इसकी पश्चिमी सीमा जो है वो अरब सागर से लगती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 में कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा अपना बजट पेश किया गया है 2022-23 के लिए। तो इसमें कितने खर्च का अनुमान रखा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6,15,000 करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों, 6,15,000 करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान रखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? सुरेश कुमार खन्ना। तो उनके द्वारा 26 मई 2022 को उत्तर प्रदेश में वित्तीय बजट पेश किया गया है। ठीक है, बजट में आय यानी इनकम का लक्ष्य कितना रखा गया है? 6.15 लाख करोड़, और राजस्व की प्राप्तियां कितनी है? 4.9 लाख करोड़ रुपए। और दोस्तों जो पूंजीगत प्राप्तियां है वो कितना लक्ष्य है? 91.7 हजार करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज का। तो क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन यानी मौसम स्टेशन किस पर्वत पर स्थापित किया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किस पर्वत पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है माउंट एवरेस्ट पर। कहां पर दोस्तों? माउंट एवरेस्ट पर। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो मौसम स्टेशन अभी हाल ही में स्थापित किया गया है ये 8,830 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका कारण ये बताया गया है कि अगर टॉप पर इसको स्थापित किया जाता तो उसमें नुकसान हो जाता है इस मौसम स्टेशन को, और सही तरीके से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए इसको कुछ कम ऊंचाई पर स्थापित किया है। अब याद रखना है कि ये जो मौसम स्टेशन है इसको किसने स्थापित किया है? तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। ठीक है, जिसे हम नेट जियो के नाम से जानते हैं। तो इसने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 8,330 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। यह स्टेशन हवा का तापमान, वायु की गति और दिशा, एयर प्रेशर आदि को मापने का काम करेगा। दोस्तों चीन ने भी एवरेस्ट के उत्तरी हिस्से में 8,800 मीटर की ऊंचाई पर एक ऑटोमेटिक मेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है, यानी एक प्रकार का मौसम स्टेशन ही इसने स्थापित किया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये पॉइंट जो है वो नोट करिएगा, वो है 8,848.86 मीटर। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको नोट करिएगा, पीडीएफ प्राप्त करिएगा टेलीग्राम चैनल से। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? सेकंड है, जेएसडब्ल्यू समूह के संस्थापक कौन है? और थर्ड क्वेश्चन है, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो करें और कोड यूज करें राजा नंबर 1 किसी भी छूट के लिए। दोस्तों आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर लें, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो खबरी पर जरूर फॉलो करें।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।